यस स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। एज यू नो, ये जो बायोटेक्नोलॉजी शब्द है दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसमें क्या होता है? इसमें टेक्निक्स हम यूज करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में हमारे पास हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से यूज करें प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोसेसेस डेवलप करें जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। तो इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस हेल्पफुल टू ह्यूमन बीइंग। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इस सेंस में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे घरों में दही बनाया जाता है, कर्ड, यस, मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये सब क्या है? माइक्रोव मीडिएटेड प्रोसेस हैं। सो दीज प्रोसेसेस आर आल्सो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। जब हम और आगे चलते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के जीन को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, जो और आगे अगर बढ़ें तो प्रेजेंट में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक चल रही है, आप जानते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना होगा आपने। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, कोई सिंथेसिस ऑफ जीन है, डीएनए वैक्सीन है, ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, आखिर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, ये की डेफिनेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, देयर सेल्स, पार्ट एंड देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कुल मिला के बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? इससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसके सेल हैं, उसका कोई पार्ट है या उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग है, उसको यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में और सर्विसेज के लिए। तो दैट टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में दो कोर एरिया होते हैं बेटा, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से क्लियर है, जीन की इंजीनियरिंग, यानी जीन को चेंज करना, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिए, जीन की इंजीनियरिंग यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज किया और उसके डिजायर्ड फिनोटाइप लेने के लिए हमने उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या आती है? इसमें मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस हैं, जिसमें जिसके कारण हम जो डिजायर्ड माइक्रोब हैं या यूकेरियोटिक सेल हैं उनको लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो करते हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनसे इनको हम माइक्रोब से या प्रोकैरियोटिक सेल से लार्ज स्केल में कल्टीवेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ आएंगे, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा जो आ रहा है दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आइए अब एक बार समझते हैं हम लोग कि लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे हुआ। तो आपको पता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। आप जानते हैं जब भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो नए वेरिएशन क्रिएट होंगे, यूनिक कॉम्बिनेशन आते हैं, और वही जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो इसको इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि अगर हम ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, वो वेरिएशन को प्रमोट करता है। तो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन का अपना अलग एडवांटेज है और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है उसका अपना अलग एडवांटेज है। वेरिएशन प्रोड्यूस करना है तो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, और अगर हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो किसी से हमें मिल रहा है तो उसी को कंटिन्यूअस ग्रो करना, उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लगातार यूज करना, ये एसेक्सुअल की बात आई। अब कैसे करें? तो भाई ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स यूज की गई प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में, और इससे क्या हुआ कि हमें कुछ डिजायर्ड जीन मिले, लेकिन उससे उतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया। व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए? कोई जेनेटिक मटेरियल किसी का लेके दूसरे के साथ जोड़ दिया गया
और फिर उसकी क्लोनिंग की गई, ट्रांसफर किया गया और उससे फिर प्रोडक्ट को लिया गया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ध्यान दीजिए, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म? कोई डीएनए अगर किसी एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, तो उसका भविष्य क्या है, ऐसे पूछती है एनसीईआरटी। फिर दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई, अगर ओराई होगा तब तो करेगा, आपने पहले ही पढ़ रखा है ओराई जरूरी है, डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था। तो यहां क्या है, बट व्हेन इट्स गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रिसिपिएंट, ये फिर मल्टीप्लाई कर लेता है। अगर सीधे कोई डीएनए का छोटा सा पार्ट हम किसी ऑर्गेनिज्म में डालें तो वो वहां मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसको हम इंटीग्रेट कर दें रिसिपिएंट सेल में तो कर लेगा। तो क्यों ऐसा है, बिकॉज दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज नाउ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और वो जो क्रोमोसोम है उसके पास रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसके अंदर ओराई होता है। तो ये जो ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हमने क्या बोला है, ओराई बोला है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। यानी अगर रेप्लिकेशन करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमको ओराई की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई therefore for the multiplication of any external piece of an organism it need to be part of a chromosome and which has a specific sequence, जिसको क्या बोला, ओराई बोला। अब अगर एक बार लिंक्ड हो गया तो ये मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, और दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दैट टेम्पलेट डीएनए। जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसके हम बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज लेते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज क्लोनिंग। क्या कहा जाता है, जीन क्लोनिंग। आइए पहली बात ये करते हैं कि भाई लेट नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। कैसे बनाया जाता है भाई, तो इसमें क्या होता है, कोई जीन हम किसी का डाल देते हैं। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो इमर्ज हुआ, जो बना है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की खास बात क्या होती है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। यहां जो लिया गया हमने सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम का लिया, जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, कॉजिंग बैक्टीरिया है। तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये साइंटिस्ट का नेम आपसे पूछा जा सकता है, कोहेन एंड बॉयर, accomplished in 1972 by isolating an antibiotic resistant gene by cutting a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। तो R plasmid, ऐसा जो प्लाज्मिड होता है जो किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है उसे हम R प्लाज्मिड कहते हैं। अब क्या हुआ, यहां से हम उसे कैसे कट करेंगे, किसी डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने के लिए किसकी जरूरत है, कैंची की। जैसे कोई कपड़ा काटना है तो सीजर चाहिए हमको, तो यहां पर डिस्कवरी हुई मॉलिक्यूलर सीजर की, और जिसको कहा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला गया इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला गया। कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड टू द प्लाज्मिड। अब भाई लिंकेज के लिए क्या चाहिए, तो लिंकेज के लिए आप जानते हैं डीएनए लाइगेज चाहिए। These plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it। तो ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। जो प्लाज्मिड डीएनए है उस पे कोई भी डीएनए आप जो इंसर्ट कर दोगे, वो जो प्लाज्मिड है वो जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो उसको लिए जाएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्या देती भाई, जैसे मॉस्क्यूटो की बात आती है, आप जानते हैं ना, मलेरिया पैरासाइट मॉस्क्यूटो। तो ये जो इंसेक्ट वेक्टर ये ट्रांसफर करता है किसका, मलेरिया पैरासाइट का। एक ह्यूमन बॉडी से उसका ब्लड सक किया, मान लो उसके अंदर स्पोरोजोइट, वो उसकी प्लाज्मोडियम की स्टेज है, तो वो प्लाज्मोडियम की स्टेज उस मॉस्क्यूटो के अंदर चली जाएगी, गैबिट स्टेज है। उस मॉस्क्यूटो के अंदर जाकर वहां स्पोरोजोइट बन जाएगा सैलिवरी ग्लैंड में। अब वो मॉस्क्यूटो अगर दोबारा किसी को काटेगा तो सलाइवा से उसके वो जो स्पोरोजाइट है वो पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इसमें ये ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो मॉस्क्यूटो है ये क्या है, ये वेक्टर का काम करता है।
एक ट्रांसफर का काम करता है। उसी तरह बिल्कुल मॉस्क्यूटो की तरह ही ये प्लाज्मिड होता है। ये क्या करता है, ये वेक्टर की तरह काम करता है, डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो काम मॉस्क्यूटो करती थी प्लाज्मोडियम के लिए, मलेरियल पैरासाइट के लिए, ठीक वही काम प्लाज्मिड ने किया है इस डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए। अब भाई कौन से एंजाइम की जरूरत है, मैंने भी आपको बताया पीछे, डीएनए लाइगेज। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू बोल दिया। भाई सीजर है तो ग्लू भी तो होना चाहिए, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये कट डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो। हमने आर्टिफिशियली बनाया है और इसी को कहा गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक ऐसा डीएनए है जो प्लाज्मिड है और इसके अंदर हमारा ये डिजायर्ड डीएनए भी हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर जो डीएनए बनता है उस डीएनए को कहा जाता है आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो व्हेन दिस डीएनए, ये जो आरडीएनए है, जब ट्रांसफर किया गया एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, जो सैल्मोनेला से रिलेटेड है, तो ये प्लाज्मिड उसमें जाके रेप्लिकेट करने लगा। हाँ, एंड यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसने अपनी खूब सारी कॉपीज बना दी। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिला, ये किसका मिला, ई कोलाई का मिला। तो दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई, इसी को कहा गया क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। ये जो जीन है, ये ही जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो अब जितनी बार वो प्लाज्मोडियम का मल्टीप्लिकेशन होगा, उतनी बार हमारे इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसमें कितने स्टेप हुए, 3 स्टेप। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। हमको जो चाहिए, पहले हम उस डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डीएनए इनटू द होस्ट, उसके अंदर डालेंगे। और फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, उसके अंदर रहेगा। और जैसे जैसे वो डिवाइड करता जाएगा, ये नए नए जो सेल बनेंगी उनके अंदर भी ये चला जाएगा। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं टूल्स क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो भाई 2 टूल तो पढ़ लिया आपने। एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ लिया, क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट करता है। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ लिया, जो डीएनए बनाता है। तीसरा लाइगेज भी पढ़ लिया, जो 2 डीएनए को जोड़ता है। चौथा वेक्टर भी आपको पता है, और पांचवा जिसके अंदर इसको जाना है। तो मेजर जो टूल है, की टूल्स कौन कौन से हुए, एक वो एंजाइम जिससे हम डिजायर्ड जीन को कट करेंगे। दूसरा वो एंजाइम है जिससे डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर में जोड़ेंगे। तीसरा वो एंजाइम है पॉलीमरेज, जो इससे पॉलीमराइजेशन करेगा और क्लोनिंग हो जाएगी, किसके, वेक्टर की और डिजायर्ड डीएनए की, और फिर ये किसमें होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो आइए वन बाय वन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत पहले 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर डिस्कवर्ड। ये क्या करता था, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता था। सॉरी, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता था, यानी वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता था। कैसे, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था और दूसरा इसको कट कर देता था। तो ये जो कट करने वाला है, दैट इज टर्म्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आप बोलेंगे सर इसका नाम एंडोन्यूक्लियस क्यों पड़ा और रेस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा। तो बेटा ये रिस्ट्रिक्टेड साइट से काम करता है, एक डेफिनेट जगह से काम करता है, दैट्स व्हाई रेस्ट्रिक्शन। और एंडोन्यूक्लियस ये कि मान लो ये डीएनए है तो ये यहां से काटेगा, किनारे से नहीं काटता, बीच से काटता है, अंदर की तरफ से काटता है, तो दैट्स व्हाई एंडोन्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आता है कि भाई जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था। तो हिंड 3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डिस्कवर किया गया है ना। आप देखिए इसके बाद, इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट
रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। तो हिंड सेकंड जो है वो एक ऐसी जगह से काटेगा जहां डेफिनेट 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होगा, वो इसको रिकॉग्नाइज करता है इस सीक्वेंस को और उसको जाकर कट करता है। तो अब ध्यान दीजिए कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है भाई, ये तो ये को हो गया 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक आइसोलेट किए जा चुके हैं। कितने से 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, इतने स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं। और बड़ी मजेदार बात है इनकी जब नेमिंग होती है तो नेमिंग में क्या है, जैसे इको आर आई के नाम से, ई मतलब इशर्शिया, को मतलब कोलाई, और ये आर आई जो लिया गया वो इसका स्ट्रेन था। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस एंड द सेकेंड 2 लेटर कम्स फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल जहां से आइसोलेट किए गए। और ये जो आर आई है वो क्या है, वो स्ट्रेन का नंबर है, यानी आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन और उसके बाद उसका नंबर हो गया। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हुआ इसका नॉमेनक्लेचर। तो समझ में आ गया भाई, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो कैसे करेंगे, पहले जीनस के नाम का एक लेटर लेंगे, जैसे ई ले लिया। जैसे यहां देखो ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लिया गया है ना। अब देखिए यहां पर क्या आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ग्रुप है न्यूक्लियसेस जो ब्रेक करते हैं। दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं, एक एक्सो और एक एंडो। एक किनारे से कट करता है, एक्सो न्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, जबकि जो एंडो वाला है ये स्पेसिफिक पोजीशन में विद इन डीएनए कट करता है। मान लो ये डीएनए है तो एक्सो यहां से काटेगा और एंडो यहां से काटेगा, एक डेफिनेट लोकेशन से इसको काटने का काम करता है ये। तो ध्यान दीजिए ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग इन द लेंथ ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। इसको रिकॉग्निशन, सबका अपना अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी काट दे। तो वो जो सीक्वेंस मिलता है, जब रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है तभी काटता है। और कटता क्या है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आखिर ये काटता क्या है, तो ये कट करता है फॉस्फेट बैकबोन, यानी फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होते थे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उसको कट कर देता है। ठीक है ना। तो अब जितने भी रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट्स हैं वहां पैलिंड्रोमिक डीएनए मिलता है। अब बेटा ये पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है, पैलिंड्रोमिक मतलब जैसे ये लिखा है मलयालम, इधर से पढ़ो तो भी वही स्पेलिंग, इधर से पढ़ो तो भी स्पेलिंग, दोनों तरफ से सेम बेस पेयर जब आता है तो दैट सीक्वेंस इज टर्म्ड एज पैलिंड्रोम। जैसे यहां देखिए, यहां बात की गई है किसकी, इको आर आई के सीक्वेंस की, जिसका नाम है GAATTC, ये इसका सीक्वेंस है। तो GAATTC देखो इधर भी है, अगर इधर पढ़े तो GATTC, इधर पढ़े तो GATTC। कट कहां से करता है, ये G और A के बीच से इस तरह से कट कर देता है। ठीक है। तो यहां जो ये इको और आई की कटिंग की बात कर रहे हैं, ये देखो स्टिकी एंड बनाता है। स्टिकी एंड में क्या होता है, एक ये है और बाकी ऐसे जुड़ने वाले हैं, इधर ये कट किया और ये, तो ये इससे आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह के जो एंड होते हैं इन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। हालांकि कुछ ब्लंट एंड भी होते हैं बेटा, तो ब्लंट एंड में क्या होता है, इस तरह के स्टिकी पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ स्टिकी एंड्स की बात की गई है। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया GAATTC कहाँ से कट किया जाएगा, यहाँ से कट किया जाएगा और इसको यहाँ से कट किया जाएगा। तो इको आर आई की ये रिकॉग्निशन साइट है, पैलिंड्रोम है, दोनों तरफ चाहे आप इधर से पढ़े या इधर से पढ़े सेम सीक्वेंस आपको मिलने वाला होता है। ठीक है। कैसा एंड बनाता है, स्टिकी। क्यों, क्योंकि इसको स्टिकी एंड क्यों बोला, क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट, इसीलिए स्टिकी, क्योंकि ये जो काउंटर पार्ट है एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं, है। तो दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइगेज। हमने बोला था ना कट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, मॉलिक्यूलर सीजर है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जोड़ने के लिए कौन सा है, मॉलिक्यूलर ग्लू है, डीएनए लाइगेज। The restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant DNA molecule which are composed of DNA from different sources. दो अलग अलग sources आ गए। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end
दिस कैन बी ज्वाइन टुगेदर बाय यूजिंग लाइगेज। तो एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि दोनों को, किसको किसको, प्लाज्मिड को और डिजायर्ड जीन को कट किससे करना पड़ेगा। कट करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्लाज्मिड को किसी दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया और जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको आपने किसी दूसरे से कट कर लिया। नहीं भाई, सेम एंजाइम ही कट करेगा तभी तो जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए सेम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। ठीक है, कैसे? अगर सेम नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देखो ये फॉरेन डीएनए है, इधर वेक्टर डीएनए है, दोनों को कट किया। देखिए ये पीस छोटे छोटे हो गए, ये यहां से पीस कट गया, ये दोनों देखो ये ज्वाइंट हो गए। इसी को बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने इसको होस्ट में डाल दिया, क्लोनिंग होस्ट इकोलाई है। जैसे जैसे ये इकोलाई ग्रो करेगा आप देखिए इसका भी नंबर इंक्रीज हो गया। तो ये सिंपल सी बात है। आइए अब क्या करते हैं भाई, कैसे सेपरेशन करें, कैसे आइसोलेशन करें डीएनए फ्रेगमेंट का। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने कट कर दिया, छोटे छोटे पीसेस मिल गए। अब क्या करें, इन फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक्स नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यस, एग्रोज का जेल बनाया जाता है। इसका मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स जो होता है वो एग्रोज होता है, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अब ध्यान दीजिए डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है। तो आप सबको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? फॉस्फेट होता है इसके कारण। H3PO4 के कारण, H3PO4 के कारण इसका चार्ज नेगेटिव होता है। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स या जब फोर्स की तरफ हम इसको फोर्स में रखते हैं तो इट मूव्स टूवर्ड्स द एनोड। ध्यान दीजिएगा, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नेगेटिव चार्ज है और ये एनोड की तरफ मूव करेगा थ्रू मीडियम या मैट्रिक्स। ठीक है, अब कैसे भागेगा? तो देखो जिसका वेट ज्यादा है वो कम जाएगा और जिसका वेट बहुत कम है यानी जो स्मॉलर है वो दूर तक चला जाएगा। लार्जेस्ट कम दूर जाएगा और स्मॉलेस्ट ज्यादा दूर जाएगा और इस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? तो अब क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोज जेल। स्मॉलर द फ्रेगमेंट, साइज जिसका स्मॉल होगा वो बहुत दूर तक चला जाएगा। क्लियर? अब क्या करें भाई, दूर तक चला गया। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट को देखें कैसे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस डीएनए को देखने के लिए इसको स्टेन करना पड़ेगा। तो बोले सर किससे करें? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद यूवी रेडिएशन में इसको देखा जा सकता है। समझ में आया? विदाउट स्टेनिंग हम इसको नहीं दे सकते, इसको विजिबल लाइट में भी नहीं देख सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा कलर नजर आ रहा है? दिस कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड बनेंगे। कलर किससे करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड से। यूवी रेडिएशन में देखेंगे तो कलर कैसा नजर आएगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का नजर आएगा और उससे हम इसको देख लेंगे और बाद में इससे कट कर लेंगे इसको और जेल पीस से निकाल लेंगे। जैसे इसको यहां से कट किया और कट के हमने बाहर निकाल लिया। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इल्यूशन। इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डीएनए फ्रेगमेंट प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जब हम इसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, दो प्रोसेस हुए। पहले तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, उसके बाद हमने उसके फ्रेगमेंट को क्या कर लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लिया। चलो भाई आगे बढ़े। अब क्या करें, अब क्लोनिंग वेक्टर की बात आती है। तो क्लोनिंग वेक्टर कौन है? प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो दो चीजें ऐसी हैं, एक प्लाज्मिड है, दूसरा बैक्टीरियोफेज है। ये दोनों के अंदर रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी है इंडिपेंडेंट, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। Bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number of the genome। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉपी नंबर होगा, जो बहुत तेजी से डिवाइड करेगा, वो हमारी डिजायर्ड डीएनए को भी तो उतनी तेजी से करेगा ना। Some plasmids may have only 1 or 2 copy number per cell, but others have 15 to 100। ध्यान दीजिएगा, सम प्लाज्मिड, केवल कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जिनका कॉपी नंबर कम है, बाकी सबका बहुत ज्यादा है। हाँ, 15 से 100 नहीं, इवन हायर। तो इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए, हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, उसके साथ जो हमारा डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आ गया?
अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें हमें उसको सेलेक्ट करना होगा कि हम वो जो रिकॉम्बिनेशन बना है उसको सेलेक्ट कैसे करें। तो आइए, फॉलोइंग आर द फीचर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर। कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला ओराई, मैंने भी आपको बताया ओराई क्या होता है। एक ऐसा पार्ट होता है जो इंडिविजुअली सेपरेट बिना किसी इंडिपेंडेंट जो होता है और वो रेप्लिकेट करता है। तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, क्योंकि जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा उतनी बार हमारा भी करेगा। तो इफ वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. Very important. भाई जितना कॉपी चाहिए उतना कॉपी नंबर को सपोर्ट करने वाला वेक्टर चाहिए आपको। दूसरा मार्कर। अब ये जुड़ तो गया, इन एडिशन टू ओराई इसको चाहिए मार्कर। मार्कर से क्या फायदा होगा कि भाई हम आइडेंटिफाई तो करें कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो क्या करेंगे उसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है पहले तो ये समझो। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल चला गया, इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम। नॉर्मली genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin are considered useful selected marker। तो ये जो जीन है जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देते हैं वही मार्कर है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेन एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। ये हमको फायदा उठाना है इसका। क्लोनिंग साइट क्या होगी, अब इसको लिंक करने के लिए वेक्टर नीड्स वेरी फ्यू या प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। देखो कॉपी नंबर तो बहुत ज्यादा चाहिए बेटा, लेकिन रिकॉग्निशन साइट कम चाहिए। एक हो तो बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि वहीं से कट करके जोड़ देंगे, वरना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इस जो हमारा एलियन डीएनए है उसको हम कैरिड आउट रेजिस्टेंस साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जी। जैसे भी मैं बताऊंगा आपको डायग्राम में, PBR322 में BAM-H1 साइट में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है, वहीं पर हमने इंसर्ट कर दिया। तो जो रिकॉम्बिनेंट होगा, अब देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर इंसर्ट किया है, तो जो भी रिकॉम्बिनेंट होगा उसमें टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जो होगा वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां इंसर्शन हो गया। भाई मान लो ये कोई डीएनए है जो फंक्शन करता है, जो हमें टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस देता है। अब हमने क्या किया, इसमें बीच में डिजायर्ड डीएनए डाल दिया, तो अब ये कैसे रेजिस्टेंस देगा, अब इसके पास रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका तो डीएनए बदल गया, ठीक है। तो लेकिन इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एम्पीसाइलिन का तो है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन को हम एम्पीसाइलिन कंटेनिंग मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, है ना, तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसाइलिन, वहां तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इससे हमको आसानी से पता चल जाएगा। तो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन द सेलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेट, एक से पता चल जाता है और दूसरा इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। समझ में आ गया, तो इससे आराम से हम उसको पहचान लेते हैं। देखो PBR322 बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है। देखिए इसमें क्या है, ये देखो ओराई हो गया बेटा, ये रोपेरियम का जीन, ये दो इंपॉर्टेंट जीन है, ये एम्पीसाइलिन से रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन से। टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस में BAM-H1 से कट कर सकते हैं, SAL1 से कट कर सकते हैं, और एम्पीसाइलिन वाले को PST1 और PSV1 से कर सकते हैं। इसका हमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमें इन्हीं में से किसी में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कंज्यूमेबल सम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग। तो अब कोई अल्टरनेट मेथड मिल जाए तो नहीं बढ़िया है, अरे मिल जाए तो सर मजा आ जाए, क्योंकि ये तो प्लेटिंग करो पहले। मान लो हमने टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन है यहां कोई इंसर्ट कर दिया, तो इसके लिए रेजिस्टेंट होगा नहीं, इस वाली प्लेट में ये मर जाएगा, और अगर एम्पीसाइलिन वाली प्लेट रखे तो वहां जिंदा रहेगा। तो लेकिन सर तो बहुत प्लेट बनानी पड़ेगी, पता चल जाए ऐसे। तो उसके लिए डेवलप किया गया क्या अल्टरनेटिव मेथड,
Marker have been developed with differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. अब क्या है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, वो कलर के बेस पे ही आप उसे पहचान सकते हो। तो वो क्या है, recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase। मतलब मान लो ये कोई प्लाज्मिड है और यहां पर कोई जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करता है। अब अगर हमने यहां पर इंसर्शन कर दिया, ये जीन है, हमने मान लो यहां डीएनए डाल दिया, तो क्या होगा, तो ये क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा जीन, और अगर ये इनएक्टिव हो गया तो वही इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ ना। क्लियर? तो प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द वेक्टर डज नॉट हैव इंसर्ट। जैसे ये वाला अगर हम ले तो यहां पे बेटा क्या कलर मिल जाएगा? ब्लू कलर मिल जाएगा। लेकिन इसमें तो इंसर्ट है, ये वाला इंसर्ट है, तो ये कैसा होगा? प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन इंसर्शनल एक्टिवेशन, और इसके कारण कोई कलर नहीं होगा, तो यहां पर नो कलर आ जाएगा। इंसर्शन एक्टिवेशन समझे? अगर यहां जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन था, यहां हमने इंसर्शन नहीं किया तो ब्लू कलर आ गया क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का, और जब हमने यहां इंसर्शन कर दिया तो कोई कलर नहीं आया, तो बड़ी आसानी से हमने इसको पहचान लिया। आसान है ना भाई, आसानी से पहचान लिया ना, क्योंकि कलर नहीं आया। आइए, अब वेक्टर कौन कौन से होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए? तो भाई डिफरेंट टाइप के वेक्टर हैं। हाँ, जैसे प्लांट के अंदर बात होती है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस। क्या होता है, सेवरल डाइकॉट प्लांट में ये इन्फेक्शन करता है और अपना टीडीएनए इंसर्ट कर देता है प्लांट के अंदर, और ये जो डीएनए है वो नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में बदल देता है। तो दिस इज ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन। ठीक बात। इसी तरह रिट्रोवायरसेस होते हैं, ये एनिमल में जाते हैं और वहां नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल देते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम का जो टीडीएनए है वो प्लांट में जाकर ट्यूमर बनाता है और रिट्रोवायरसेस एनिमल में सेल बना देता है। अब क्या करें, अब हम अगर इसको यूज करें किसमें, कोई पर्टिकुलर जीन के लिए, तो कैसे? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन हैज नाउ हैड बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। लो भाई, हमने इसको वेक्टर बना दिया। कैसे? इट इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट बट स्टिल एबल टू मैकेनिज्म टू यूज मैकेनिज्म ऑफ डिलीवर जीन। मतलब समझे, ये इंसर्ट तो कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा, लेकिन डिजीज नहीं फैलाएगा। इसी तरह रिट्रोवायरसेस है, उसको भी हमने डिसआर्म कर दिया। वो जो डिजीज फैलाता था, यानी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलता था, उस प्रॉपर्टी को हमने होल्ड कर दिया, लेकिन डिलीवरी के लिए हमने इसको यूज कर लिया। तो वंस a gene or DNA fragment have been ligated into suitable vector, वो फिर हम उसको कहीं भी ट्रांसफर करें, बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में, वो वहां मल्टीप्लाई करेगा। तो वेक्टर के लिए हमने यहाँ बेटा क्या यूज किया? दो चीजें। प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट के लिए हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल के लिए हमने यूज किया क्या? बोलो भाई, रेट्रोवायरस यूज किया। अब होस्ट के अंदर कॉम्पिटेंट कैसे बनाए भाई? ये जो वेक्टर है ये होस्ट के अंदर जाए क्यों? क्योंकि जानते हैं डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से जा नहीं सकता। तो क्या करें? तो इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि जब कॉम्पिटेंट बनाए तो ये डीएनए को इंसर्ट करा ले अपने अंदर। तो ऐसा कैसे होगा भाई? तो सबसे पहले इसे डाईवैलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, कैल्शियम से। ये क्या करता है? इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन सेल वॉल। कैल्शियम समझ में आया? डाईवैलेंट आयन लिया। अब क्या किया? अब हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो बनाया था उसको इनक्यूबेट किया सेल्स के साथ। ठीक है, दोनों को इनक्यूबेट कर दिया। पहले आइस पे किया, फिर 42 डिग्री का हीट शॉक दिया, और फिर से आइस पे रख दिया। ध्यान दीजिए, पहले क्या किया? पहले आइस पे रखा, फिर क्या किया? फिर हमने इसको दे दिया हीट शॉक, यानी हमने इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया। उसके बाद फिर बेटा हमने आइस पे रख दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है, कॉम्पिटेंट हो जाता है। और ये सर तो क्या एक ही तरीका है? यही एक तरीका है क्या कॉम्पिटेंट बनाने का? नहीं, दूसरे तरीका भी है। दूसरा भी तरीका है क्या? सेकेंड तरीका है माइक्रो इंजेक्शन।
सीधे इंजेक्शन कर दो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं, तो सीधे इंजेक्शन से हमने उसको एंटर कर दिया। अरे वाह सर, क्या कोई तीसरा तरीका भी है? हाँ, तीसरा भी है। प्लांट सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन। लेकिन इसके चारों तरफ कोटिंग किसकी है? डीएनए की है, और इसको बोलते हैं बायोलिस्टिक्स या जीन गन। तो एनिमल में तो सीधे इंजेक्शन से डाल दिया, और प्लांट सेल में क्या किया? बॉलिस्टिक या जीन गन से डाला। और इसके बाद भी नहीं हुए तो सर कोई तीसरा तरीका और बताओ। हाँ, तो है डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, जिसमें क्या किया? जो पैथोजन है वो जो इन्फेक्ट करता है उसके थ्रू हमने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, लेकिन डिजीज नहीं हुई। तो भाई कितने तरीके हो गए? 4। एक तो ये तरीका हुआ, और 3 एडिशनल वेज, ये जो 3 बताए मैंने वो एडिशनल वे बना दिए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल वेज की बात करें हम तो टोटल 4 हो गए। पहला आइस में रखा, फिर हीट शॉक, फिर आइस। दूसरा क्या किया? एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा बायोलिस्टिक या जीन गन का यूज किया, है ना। चौथे में क्या किया? डिसआर्म पैथोजन। तो भाई ये हमारा डीएनए जो है ये होस्ट के अंदर पहुंच गया। अब होस्ट के अंदर पहुंचेगा तो क्या होगा? तो व्हाट आर द प्रोसेसेस? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहां बेटा सीक्वेंस पूछा जाता है आपसे। दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने जीन को आइसोलेट किया, फिर उसका फ्रेगमेंटेशन किया, फिर हमने आइसोलेशन किया डिजायर्ड जीन का, फिर उसको लाइगेट किया किसी वेक्टर के अंदर, फिर उसको ट्रांसफर किया हमने होस्ट के अंदर, और फिर होस्ट के अंदर उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ले लिया। आइए वन बाई वन पढ़ते हैं। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन कैसे किया जाता है? तो जहां आपको पता ही है जेनेटिक मटेरियल कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है भाई। अब न्यूक्लियस में जो है तो इसमें खाली डीएनए अकेला तो आपको मिलेगा नहीं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। क्या क्या है इसमें? आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है। और सबसे पहले तो अगर हम बैक्टीरिया लें या प्लांट सेल लें तो इन दोनों में क्या है, या फंगी लें तो इनमें तो एंजाइम है। तो बैक्टीरिया के लिए सबसे पहले लाइसोजाइम डाले तो उसकी सेल वॉल गई, सेलुलेज डाला तो प्लांट सेल की सेल वॉल गई, काइटिनेज डाला तो फंगस की गई। तो सबसे पहले तो सेल वॉल निकालो भाई। फिर क्या किया? अब इसके बाद इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटीजेस लेना पड़ेगा। आरएनए है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइबोन्यूक्लियस लेना पड़ेगा। तो जो भी मटेरियल है, व्हाटएवर मटेरियल, उसके लिए वो एंजाइम हम इसमें डालेंगे और उसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अब सारे को जब हम अलग कर लेंगे तो प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स out after the addition of chilled ethanol. Very important question आ चुका है नीट में। चिल्ड इथेनॉल का यूज करेंगे और उससे इसको सेपरेट कर लेंगे, और ये देखो एकदम फाइबर की तरह ये निकाल के बाहर कर रहे हैं। इसको स्पूलिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। ऐसे निकाल के हमने इसको बाहर कर लिया भाई, डीएनए मिल गया। बधाई हो। अब क्या करेंगे? अब इस डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे। तो कट करने वाला एंजाइम कौन था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उससे हमने कट कर लिया। उसके बाद क्या किया? एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हमने इसको रखा। डीएनए नेगेटिव चार्ज पढ़ाया आपने, किधर मूव करेगा? पॉजिटिव एनोड की तरफ बढ़ेगा। फिर उससे क्या होगा? हमको डीएनए मिल जाएगा। डीएनए मिलने के बाद ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। क्या करेंगे? आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर, दोनों को स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट किया है ना। और उसके बाद किससे जोड़ते हैं? लाइगेज से जोड़ दिया, और बन गया हमारा क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार। अच्छा भाई, अब एक और बात, यहां जीन का एम्प्लीफिकेशन करने की बात की गई है। हम जीन को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया जाता है। समझ लो फोटोकॉपी मशीन है। पीसीआर जो है वो किसी भी डीएनए की फोटोकॉपी मशीन है, बस ऐसे समझ लो, है ना। जैसे फोटोकॉपी में एक पेज रखा और 100 कमांड दे दी 100 पेज की, तो 100 पेज जेरॉक्स निकल कर आ जाएगा। तो हम इन विट्रो सिंथेसिस इससे करते हैं, और इसके लिए हमको लेते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और एंजाइम होता है कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो हम डीनेचुरेशन करते हैं, पहला स्टेप। इससे क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दूसरे में एनिलिंग होती है, प्राइमर जुड़ता है, आरएनए प्राइमर, आप समझ ही रहे हैं ना। आरएनए प्राइमर जोड़ दिया। और तीसरे नंबर पर विद द हेल्प ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, कौन सा? थर्मस एक्वेटस से जो निकला है टैक पॉलीमरेज। यस, टैक पॉलीमरेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि बेटा यही जो पॉलीमरेज है
यही पॉलीमरेज इतने टेम्परेचर पे रह सकता है, बाकी तो कोई रहेगा नहीं, सब मर जाएंगे। और उसके बाद फिर हमने एक्सटेंशन करा दिया, तो पहले नंबर पे डीनेचुरेशन, दूसरे पे एनिलिंग और तीसरे पे एक्सटेंशन, और इस तरह से हमको नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाएंगी। नंबर ऑफ कॉपी देखिए 1 बिलियन कॉपीज पर मिनट, इतना बना सकते हैं आप, चाहे जितनी कॉपी फोटो कॉपी कर लो। फिर आइए इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट के लिए हमने क्या पढ़ा कि भाई इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए आपने पढ़ लिया सारी चीजें, ठीक है ना। फिर अब recombinant DNA bearing gene for resistance of an antibiotic is transferred to E. coli cell and the host cell become transferred into ampicillin resistant cell। क्योंकि आपको पता है कि जो ई कोलाई सेल थी, इस ई कोलाई सेल में पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अब हमने इसमें ये डिजायर्ड जीन डाल दिया तो एम्पीसाइलिन से रेजिस्टेंट हो गया। कैसे पता करें? वही प्लेटिंग के टेक्निक से हमने इसको पता कर लिया। अगर हमारे पास एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंट जीन है तो ये क्या करेगा? वन इज एबल टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पीसाइलिन। एम्पीसाइलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि ये क्या होगा? ये एम्पीसाइलिन में ग्रो करेगा, ठीक है ना। और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ वो क्या करेगा? वो मर जाएगा। भाई मान लो हमने एक प्लेट बनाई, हमने एक पेट्री प्लेट बनाई, इसमें मीडियम में हमने एम्पीसाइलिन डाल दिया, तो अगर इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन हुआ, मान लो जैसे ये प्लाज्मिड है और ये अगर रेजिस्टेंट जीन हुआ जो एम्पीसाइलिन से रेजिस्टेंट देता है तो ये कॉलोनी बनेगी, और नहीं तो नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। तो हम बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर आइसोलेट करके पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ। अब क्या करें भाई? अब इससे फॉरेन जीन प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? तो ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज अल्टीमेट एम क्या है इसका? प्रोड्यूस ए डिजायरेबल प्रोटीन। क्योंकि भाई जीन क्या कर सकता है? एक्सप्रेशन कर सकता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेशन होता है, और डीएनए का एक्सप्रेशन केवल एक तरह से हो सकता है, प्रोटीन बना के, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्रेशन जो हम करेंगे जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे भाई? लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन छोटे पात्र में तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे? पहले तो सुनिए, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट, किसी और के अंदर, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल देंगे, ठीक है। कैसे मिलते हैं? इसको पहले स्मॉल स्केल लेबोरेटरी में करते हैं, फिर लार्ज स्केल, बड़े बड़े हाई वॉल्यूम के, देखो 100 to 1000 लीटर के फर्मेंटर होते हैं या बायो रिएक्टर्स होते हैं, उनमें एक तरफ से हम कल्चर को डालते हैं और दूसरी तरफ से प्रोडक्ट मिलता जाता है। वॉट एवर प्रोडक्ट, वो इंडिविजुअल एंजाइम हो सकता है, कोई एंटीबायोटिक हो सकता है। इस बायो रिएक्टर के अंदर हम क्या करते हैं? ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं। क्या क्या? ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सके, उसकी ग्रोथ हो सके, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, सब बढ़िया बढ़िया। तो मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर्स हैं वो स्टीरिंग टाइप के होते हैं। दो तरह के स्टीरिंग टाइप बायोरिएक्टर हैं। आप देखिए इस तरह से बायोरिएक्टर, इन दोनों में अंतर क्या है जरा ध्यान दीजिए। इसमें देखिए ये एसिड बेस बफर है, ये स्टीम फॉरेस्टलाइजेशन, ये मोटर लगा, ये फोम ब्रेकर है जो फोम को ब्रेक करेगा, है ना। ये कल्चर ब्रॉथ है, और इधर से स्टेराइल लेयर चली जा रही है। यहां देखो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, बबल है, इंक्रीज द ऑक्सीजन। देखो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। अब स्टिर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्ड बेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टिव कंटेंट। और जब प्रॉपरली ये मिक्स होंगे, ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, तो आराम से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। अल्टरनेटली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, भाई वैल्यू नहीं है तो बबल कर दिया, ठीक है। तो दो बायो रिएक्टर है, हैज एन एजिटेटर। क्या क्या होगा बायो रिएक्टर के अंदर? एक एजिटेटर होना चाहिए, दूसरा भाई ऑक्सीजन डिलीवरी का सिस्टम होना चाहिए, तीसरा फोम बनेगी तो उसका कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, चौथा कोई टेम्परेचर सेटिंग होनी चाहिए, पांचवा पीएच बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और सैम्पलिंग पॉट्स होने चाहिए ताकि हम स्मॉल वॉल्यूम को चेक कर सकें, पीरियडिकली देख सकें कि भाई हमारा प्रोडक्ट बना कि नहीं बना। तो क्या चाहिए? एक एजिटेटर सिस्टम, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, एक फोम कंट्रोल सिस्टम, एक टेम्परेचर पीएच का कंट्रोल और सैम्पलिंग पोर्ट, और आसानी से हम भाई निकाल सके मटेरियल। फिर लास्ट में आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में सीधे आया कि भैया ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। डाउनस्ट्रीम मतलब बन गया प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करनी है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन,
विच आर कलेक्टिवली रेफर टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव एंड सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल। क्यों? अगर ड्रग्स है तो पहले तो ट्रायल करना पड़ेगा ना, नहीं पता चला कि ड्रग खा रहे हैं और मर गए, है ना भाई। तो ये इसका क्लिनिकल ट्रायल होता है और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है इस प्रोडक्ट को, क्योंकि भाई हमने एक फॉरेन जीन से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इन विट्रो ये सब कुछ बनाया है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ये वेरी करती है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। भाई जैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से प्रोसेसिंग होगी। हो सकता है हमारा प्रोडक्ट एंजाइम हो सकता है एंटीबायोटिक हो या कोई और चीज हो, ठीक है ना। तो जैसा प्रोडक्ट वैसी प्रोसेसिंग ये करके हम लोग इसको बना लेते हैं। क्लियर? ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।